जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 1 ध्वनि, यह कविता है। इस पर आधारित जो आपको पूर्व में वर्कशीट दी गई है उस पर चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। सर्वप्रथम मैं जो वर्कशीट आपको दी गई है उसे पूरी तरह से आपको समझा दूं। विशेष्य किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयोग करें। सुबह सुबह रह रहकर, मृदुल का क्या अर्थ है, प्रत्यूष का अर्थ स्पष्ट करें। बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, क्या ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लिखें। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। कविता में किस ऋतु का वर्णन है और कैसे। पाठ के आधार पर बताइए कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार पर एक अनुच्छेद लिखें। ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पर अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखें। यह तो हमने लिखा बच्चों, ये वर्कशीट। अब इस पर आधारित जो आपको प्रश्नों के उत्तर मिलने हैं हम उनकी ओर चलते हैं। कक्षा 8वीं हिंदी बसंत पाठ 1 ध्वनि, कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कोमल गात, हरे हरे पात। यहाँ कोमल और हरे हरे क्रमशः विशेषण तथा गात व पाद क्रमशः विशेष्य हैं। यहाँ समझाने के लिए अन्य उदाहरण अगर मैं आपको दें, काला पेन, यहाँ काला विशेषण है और पेन संज्ञा जिसे हम विशेष्य कहते हैं। इसी तरह लाल कार, यहाँ लाल विशेषण है जो कार संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर यह शब्द संज्ञा कार विशेष्य हुआ, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। या वह शब्द संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। वाक्य में प्रयोग निम्न प्रकार है। सुबह सुबह, मैं रोज सुबह सुबह सैर पर निकलता हूँ। रह रहकर, मुझे रह रहकर शाम की तबीयत का ख्याल आता है। मृदुल का अर्थ है कोमल। प्रत्यूष शब्द का अर्थ है प्रातःकाल। बसंत को ऋतुराज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है। मौसम सुहावना होता है। पंचतत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। खेतों में सरसों ऐसे फूली रहती है जैसे मानो सोने का सागर लहरा रहा हो। इस ऋतु के प्रमुख त्योहार होली, बसंत पंचमी तथा शिवरात्रि हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार आलस्य और उन्माद का प्रसार होता है उसी प्रकार शिशिर ऋतु में जीवन ठहर कर रह जाता है। बसंत ऋतु में व्यक्ति जोश और हर्षोल्लास से भरा महसूस करता है, तो वर्षा ऋतु में जीवन इंद्रधनुषी रंगों से भर जाता है। यह ऋतु परिवर्तन खान पान, आहार व्यवहार सभी में प्रदर्शित होता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। तंद्रा अर्थात नींद। वह उनको प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है। अर्थात कवि नींद में पड़े हुए युवकों को जगाकर उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। कविता में बसंत ऋतु का वर्णन है क्योंकि बसंत ऋतु में आमों में बौर आ जाता है,
भंवरे हर पुष्प पर मंडराने लगते हैं तथा त्योहारों का माहौल रहता है, जिनमें होली, बसंत पंचमी और शिवरात्रि प्रमुख है। इस प्रकार कविता में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। कवि को ऐसा विश्वास है इसलिए है कि उसके मन में अभी नया जोश और उमंग है, अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं तथा युवा पीढ़ी को आलस्य से मुक्त करना है। इसीलिए कवि ने कहा है, अभी न होगा मेरा अंत। कविता की लाइनों पर आप गौर करें। प्रश्न नंबर 11, बच्चे होली, शिवरात्रि तथा बसंत पंचमी किसी एक पर 30-35 शब्दों में अनुच्छेद लिख सकते हैं। बच्चों की स्वयं करने के लिए बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब आपको यह वर्कशीट के उत्तर दिए जाते हैं, आप प्रश्न के उत्तरों को ऐसे ही उतार देते हैं। समझिए, प्रश्न नंबर 11 को आपने स्वयं हल करना है। इसे आप किसी ग्रामर बुक से या अपने किसी बड़े भाई बहन से पूछकर या सर्च करके इस पर किसी एक पर 30-35 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु की भयावहता के आधार पर अनुमान लगाकर एक अनुच्छेद बच्चे स्वयं लिखें। देखिए, प्रश्न नंबर 11 और 12 प्रश्न बच्चों के स्वयं करने के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको देना संभव नहीं है। इसलिए बच्चे प्रश्न नंबर 11 और 12 पर विशेष ध्यान दें और इसे सर्च करके या अपने बड़े भाई से पूछ करके संपर्क करके कर सकते हैं। अगर यदि आपको इसको करने में कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं।